वेलकम चौधरी कम्युनिकेशन क्लासेस। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फर्स्ट इनटेक है 2022 का, उसका जो सेकंड स्टेज है 16 से 18 नवंबर के मध्य आपका सेकंड स्टेज चलने वाला है। जो कैंडिडेट पहली बार अपना सेकंड स्टेज देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में काफ़ी सारे डाउट्स होंगे कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाता है, पीएफटी किस तरीके से लिया जाता है, कुल मिलाकर कितने दिन का वहाँ पर समय लग सकता है, क्या कोस्ट गार्ड वाले हमको अंदर ही रखते हैं रात में या फिर बाहर निकाल देते हैं, कुल मिलाकर क्या कुछ होने वाला है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि अपना सेकंड स्टेज दूसरी बार तीसरी बार देने जा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट के लिए ज़्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि सेकंड स्टेज के दौरान क्या कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं जो पहली बार अपना सेकंड स्टेज देने जा रहे हैं तो उनके मन में डाउट्स बने हुए होंगे काफ़ी। तो कहीं ना कहीं मैं उन डाउट्स को क्लियर करूँगा आपको। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा, किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। यदि आप अपने साथ इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर नहीं जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा इंडियन कोस्ट गार्ड हो चाहे आपका एयरफोर्स हो, नेवी हो, डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफ़ी सख्त रहता है। कहीं ना कहीं इंडियन कोस्ट गार्ड का हमने पैटर्न देखा है जो बहुत ही ज़्यादा सख्त रहता है। आपको इंडियन एयरफोर्स जो होता है एक बार मौका ज़रूर देता है, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड में इस प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं होता है। वहाँ पर आपको डायरेक्टली आउट कर दिया जाता है। जो नोटिफिकेशन में इसने मेंशन कर दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। यदि आप उस फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो सेकंड स्टेज में सबसे पहले आपको क्या होगा कि पीएफटी आपका वहाँ पर लिया जाएगा। पीएफटी में आपको पता होगा 1600 मीटर की दौड़ है जिसमें आपको 7 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा मार्क है नहीं। जो कैंडिडेट अपना पहली बार सेकंड स्टेज देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट्स बने होते हैं कि यदि हम इस जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर था 1600 मीटर की दौड़ को यदि हम 6 मिनट में क्लियर कर लें तो क्या हमको इसके एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। तो बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार का इसमें नंबर नहीं मिलने वाला है। केवल आपका क्वालिफाइंग होता है जो पीएफटी होता है, और वहीं आपका 20 उठक बैठक लगने वाले, आपका 20 स्क्वाट्स अप होंगे, वहीं आपका 10 पुशअप होंगे। यदि आप ऐसा अपने मन में सोचते हो यदि हम 20 की 25 लगा दें तो आपका वहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएगा, तो इस प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं होता है। और ये सब कुछ आपका जो प्रोसेस लिया जाएगा, आपको ऐसा नहीं है कि रनिंग करा दी जाएगी। देखिए कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो कैंडिडेट इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेगा, मेरी बात को गौर से सुनेगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका पीएफटी होने वाला है। पीएफटी के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। और यदि आपने कहीं ना कहीं जो फर्स्ट स्टेज है अर्थात आपका जो रिटेन एग्ज़ाम था, अच्छी तरीके से अपना रिटेन एग्ज़ाम दिया था और आपको लगता है आपकी जो मेरिट गई है, आपको पता होगा जनरल की 75 गई है, इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, तो कहीं ना कहीं आपका सेकंड स्टेज जैसे ही क्लियर हो जाएगा और यदि आपके कट ऑफ से यदि 5 से 10 नंबर भी एवं हुए तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है। तो आप यहाँ से देखें, आपको यहाँ पर यदि कोई कैंडिडेट 1600 मीटर की दौड़ को क्लियर कर लेता है तो वह सोचता है कि हमको यहाँ पर रेस्ट दिया जाएगा, तो आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट नहीं दिया जाएगा। रनिंग के तुरंत बाद आपका स्क्वाट्स और स्क्वाट्स के तुरंत बाद आपका पुशअप लिया जाएगा। और जो कोई कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो उसको तुरंत वहाँ से आउट कर दिया जाएगा, उसका सफ़र वहीं अंत हो जाएगा। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपके लिए एक बात बताता चलूँ, आपका जो सेकंड स्टेज है, जिस तरीके से पिछली बार भी यही सेम पैटर्न देखने को मिला था, कहीं ना कहीं जो कोविड-19 पेंडेमिक था उसकी वजह से आपका जो इनिशियल मेडिकल होता है, इनिशियल मेडिकल में आपका छोटे छोटे पॉइंट चेक कर लिए जाते हैं और क्या होता है आपको अच्छा खासा समय मिल जाता है। यदि आपका कोई पॉइंट्स डाउट्स में चला जाता है तो आपका क्या है कि किसी प्राइवेट या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर आराम से उसको चेकआउट करा सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का कोई इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको क्या है कि अपना कहीं प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर अपने पूरे बॉडी का चेकअप करा लें, जिससे कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो कहीं ना कहीं वो फाइंड आउट हो जाए और ईजिली क्या है कि आप उसको सॉल्व आउट कर पाओगे। जब आपका फाइनल जर्निंग किया जाएगा, जब तक आपकी जो बॉडी है बिल्कुल क्लियर तरीके से हो जाए। और वहीं आपका जो सेकंड स्टेज के बाद आपका थर्ड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज की आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सेकंड स्टेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने, इन सब पर बात करेंगे। तो जो भी कोई कैंडिडेट अपने पीएफटी को क्लियर कर लेगा, पीएफटी का 3 प्रोसेस है जैसा कि मैंने आपको बताया था। रनिंग होगी, रनिंग के बाद आपका स्क्वाट्स किया जाएगा, स्क्वाट्स के बाद आपका पुशअप लिया जाएगा। और जैसे ही कोई कैंडिडेट इन तीनों प्रोसेसों को क्लियर कर लेगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही किया जाएगा।
तो आपको इस दौरान 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। हो सकता है आपको 1 दिन में ही क्लियर हो जाए और हो सकता है आपको वहाँ पर 2 दिन का भी समय लग जाए। तो आपको आराम से 2 से 3 दिन का अपना मैनेज करके ले जाएं। ये नहीं है कि आप देखिए कहीं ना कहीं आप अपना दूर जाएंगे, किसी का नोएडा होगा तो किसी का विशाखापट्टनम होगा तो किसी का मुंबई होगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने घर से काफ़ी दूर जाने वाले हो, तो आप अपना हिसाब से 2 से 3 दिन का खर्चा अपने साथ लेकर जाएं। क्योंकि वहाँ पर जब आपका 1 दिन में पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो इंडियन कोस्ट गार्ड वाले, और जैसा ही उनको लगेगा कि अब हम आज नहीं कर पाएंगे, कल प्रोसेस करेंगे यहीं से, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर बाहर करेंगे और अगले दिन आपको वहाँ पर बुलाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर रहना भी पड़ सकता है किसी रूम पर और कहीं ना कहीं बाहर। तो इस तरीके से अपना क्या है कि मैनेज कर ले जाएँ तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और वहीं हम सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज में डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए आप इस जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आप ध्यानपूर्वक सुनें। और जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये ही नहीं है, वो सभी पॉइंट जब अब तक मैं बताता आ रहा हूँ वो सभी आपको ध्यानपूर्वक क्या है कि सुनने हैं और फॉलो भी करने हैं। जो कोई कैंडिडेट फॉलो करेगा सुनेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए बेनिफिट होगा। और जो कोई कैंडिडेट ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनेगा, देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जब आपका रिटन एग्ज़ाम हो रहा था, उससे पहले मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितना भी आपका ड्रेस कोड था, वो सब आपके सामने पेश किया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, मैं जब वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर गया तो मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे जो अपने साथ अपनी 10th की जो मार्कशीट थी वो अपने साथ लेकर नहीं गए थे। लेकिन साफ साफ मैंने उससे पहले बता दिया था आपको अपनी 10th की जो मार्कशीट है लेकर जानी है, तो वहाँ पर उनको आउट कर दिया गया था। तो आपको देखिए कहीं ना कहीं जो छोटी बातें हैं और छोटी बातों के कारण ही आपको वहाँ पर देखिए अपना रिटन एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है। आपको पता होगा लाखों कैंडिडेट में आपने अपनी जगह बनाई है, तो कहीं ना कहीं आपने मेहनत तो अवश्य की है। तो आप अपनी इस मेहनत को कहीं ना कहीं बेकार में व्यर्थ ना करें और अपना जो मेहनत है उस पर चार चांद लगाएं। और जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ अपने साथ लेकर जाएं। और आज 9 तारीख हो चुकी है तो ज़्यादा समय बचा नहीं है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ रेडी कर लें। आपका बैग पैक हो जाना चाहिए। यदि आपका देखिए 16 तारीख को आपका वहाँ पर बुलाया है सेकंड स्टेज के लिए, तो आपका जो बैग पैक होना है 13 या फिर 14 तारीख को आप बैग पैक कर रहे हो, तो उस तारीख में अपना बैग देखें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ एक बार चेक कर लें, क्योंकि वहाँ पर जब आप अपने घर से निकल जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपने घर से बहुत दूर जर्नी तय करने वाले हो, तो वहाँ पर आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा, कोई मौका बचने वाला है नहीं। तो आप अपने बैग को एक बार अच्छी तरीके से चेक करें कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख लिए हैं या फिर नहीं रखे हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को एक बार अवश्य रखें। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको अपने साथ जो एप्लीकेशन आपने फिल किया था वो अपने साथ आपको लेकर जाना है, वो भी कलर्ड होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखें जो ब्लैक एंड वाइट लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बाद में देखिए प्रोसेस तो हो जाता है लेकिन कहीं ना कहीं उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा हमको अक्सर देखने को मिलता है। इन छोटी बातों को इग्नोर करते हैं और इग्नोर करने के कारण कहीं ना कहीं उनको पछताना भी पड़ता है। वहीं आपको ई एडमिट कार्ड अपना साथ में लेकर जाना है। जो फर्स्ट स्टेज का आपने अपने साथ एडमिट कार्ड लेकर गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपना जो एडमिट कार्ड है अपने साथ संभाल कर रखें, क्योंकि वहाँ पर जो इंडियन कोस्ट गार्ड होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपको पता होगा एक मोहर लगाते हैं जो आपका वेरीफाइड किया जाता है, वही आपको अपने साथ एडमिट कार्ड लेकर जाना है। वही सेकंड स्टेज का भी आपको अपने साथ एडमिट कार्ड लेकर जाना है, कलर्ड प्रिंट आउट ही लेकर जाना है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आराम से यहाँ से देखें। आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आपने फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फिल किया था कलर्ड लेकर जाना, ई एडमिट कार्ड फर्स्ट स्टेज का वेरीफाइड, वही सेकंड स्टेज का आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। फ़ोटो आईडी जो आपने मेंशन की थी अपने एप्लीकेशन में, आई थिंक आपका आधार कार्ड ही होगा, तो वो आपको अपने साथ लेकर जानी है। और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका 10th का हुआ, आपका 12th हुआ, और जो कोई कैंडिडेट डीवी वाला है तो वो भी ध्यान से सुने, जीडी वाला है वो भी ध्यान से सुने, और जो कोई कैंडिडेट यांत्रिक वाला है वो भी ध्यान से सुने। यदि आप डीवी वाले कैंडिडेट हो तो आपके पास 10th की ही मार्कशीट होगी। आपको अपनी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट अवश्य लेकर जानी है। ये नहीं है कि आप अपना जेरॉक्स कॉपी निकलवा कर ले जाओ, फ़ोटो कॉपी निकलवा कर ले जाओ कि हमारा इसी से काम हो जाएगा। ये तो हमारा जब हमारा रिटन एग्ज़ाम हुआ था तभी हमारा वेरीफाई कर लिया हमारे, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है सेकंड स्टेज में। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें।
आप अपना जो 10th की जो मार्कशीट है, डीवी वाली सुने पहले, फिर मैं जीडी बताऊंगा, ओरिजिनल लेकर जाएं और साथ में आपकी 3 जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए। आप यहाँ से देखें 3 फोटो कॉपी होनी चाहिए। और जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड की भी 3 से 4 फोटो कॉपी निकलवा कर ले जाएं। देखिए यहाँ पर 3 फोटो कॉपी बताई गई हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन यही देना चाहूँगा आप यहाँ से 5 से 6 फोटो कॉपी निकलवा कर ले जाएं। देखिए ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, एक रुपये में या फिर 2 रुपये में फ़ोटो कॉपी निकलती है। तो कहीं ना कहीं आप 1-2 रुपये का लालच बिल्कुल ना करें। अब तक आपने इतना देखिए कहीं ना कहीं खर्चा किया है, तो जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ 3 इसमें फ़ोटो कॉपी बताई गई है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। जो कैंडिडेट डीवी वाला है उसको अपनी 10th की मार्कशीट लेकर जानी है। साथ साथ में जो आपका, यदि आप एससी से बिलोंग करती हो तो आपका एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसटी से बिलोंग करती हो तो एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले हैं, आपको पता होगा इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है, उसकी भी इसमें कहीं ना कहीं रिजर्व कैटेगरी की गई है और कहीं ना कहीं 36 से 37 वैकेंसी रिजर्व की गई है। तो उनको अपने साथ ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है ओरिजिनल, साथ साथ में उसकी 3 फोटो कॉपी लेकर जानी है। और कहीं ना कहीं आपको अपने साथ 20 नॉन पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ है सबमिट इन एप्लीकेशन। आपको अपने साथ 20 कलर्ड फोटोग्राफ लेकर जानी है जो आपने अपने एप्लीकेशन के दौरान यूज़ किए थे, सेम वही फ़ोटो लेकर जाना है। ये नहीं है कि आपने अपने एप्लीकेशन में कुछ और फ़ोटो अपलोड किया था और साथ साथ में आप जब वहाँ पर सेकंड स्टेज देने जाओ तो वहाँ पर कोई और दूसरा फ़ोटो लेकर जाओ, तो ऐसा भी यहाँ पर चलने वाला बिल्कुल है नहीं। सेम वही फ़ोटो अपने साथ लेकर जाना है। 20 फोटो रिक्वायर्ड की गई है तो आपको अपने साथ 20 फ़ोटो लेकर ही जाने। और जो एफ पॉइंट बताया गया, एफ पॉइंट उन कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, तो उनका आपको पता होगा सर्टिफिकेट होता है, उनका एक कार्ड होता है। तो आई थिंक कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो एनओसी वाला होगा। तो यदि कोई कहीं ना कहीं अपवाद वाला है, एक्सप्रेशन है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने साथ अपना एनओसी ओरिजिनल साथ साथ में उसकी 4 फोटो कॉपी लेकर जानी है। और जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए उनकी जो वैलिडिटी है, देखिए मैं वैलिडिटी आपको दिखाऊंगा, इस नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि इसकी जो वैलिडिटी है कहीं ना कहीं देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की, आपका आधार कार्ड है उसकी भी वैलिडिटी आपका कहीं ना कहीं जब तक आपकी लाइफ है जब तक उसकी वैलिडिटी है, और कहीं ना कहीं आपका जो मार्कशीट हुआ उनकी भी वैलिडिटी है। और देखिए मैंने डीवी का बता दिया, जीडी का आप 12th की मार्कशीट होगी आपके पास, उस 12th आपका मार्कशीट साथ साथ में आपको 3 इसकी पासपोर्ट क्या है कि जेरोक्स कॉपी निकलवा कर ले जाएं। और जो भी कैंडिडेट यांत्रिक वाले हैं, आपका अलग अलग फिटर्स होते हैं, तो जो भी आपका प्रोसेस है आपको अपनी ओरिजिनल तो लेकर जानी है, चाहे इलेक्ट्रिक वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक वाले हो, कोई भी आपका ट्रेड रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपना ओरिजिनल लेकर जाना है डॉक्यूमेंट्स, और साथ साथ में उसकी 3 जेरोक्स कॉपी लेकर जानी है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो जितने डॉक्यूमेंट्स अब तक आपके वहाँ पर लगे हैं फर्स्ट स्टेज से लेकर सेकंड स्टेज तक, क्योंकि आपको पता होगा कल लास्ट तारीख थी, जो कोई कैंडिडेट अपना इसमें एडिट करना चाहता था कल तक ही कर सकता था, 8 नवंबर तक ही कर सकता था। इंडियन कोस्ट गार्ड ने उसमें मौका दिया था। इसके बाद मैं एक और वीडियो बताऊँगा और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कुछ इस वीडियो में छूट गए हैं, कहीं ना कहीं ये वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए, तो इस वजह से मैं आपको इस वीडियो को अधिक लंबी नहीं खींचूंगा, अगली वीडियो में बता दूंगा आपका क्या कुछ है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी है ज़्यादा, आपका जो ईडब्ल्यूएस है कहीं ना कहीं उसकी वैलिडिटी आपकी 30 अप्रैल 2022 तक मिनिमम होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो वैलिडिटी है 30 अप्रैल 2022 तक होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसी पर यह पैटर्न लागू होता है, क्योंकि आपका 12th हुआ, 10th हुआ, आपका आधार कार्ड हुआ, सर्टिफिकेट हुआ कास्ट वाला, तो कहीं ना कहीं उसकी वैलिडिटी तो रहती ही है। तो ये ईडब्ल्यू वाला मुझे लगता है कि ये बताने वाली बात थी, ईडब्ल्यूएस वाला जो है इसकी जो वैलिडिटी है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है इसको एक बार देख लें 30 अप्रैल 2022 तक हो रही है या फिर नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा इसकी जो ज्वाइनिंग होनी है अप्रैल 2022 में ही होनी है। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फर्स्ट इनटेक है 2022 का, उसकी जो ज्वाइनिंग है अप्रैल 2022 में होनी है। तो आई थिंक आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जब मैं फ्री होऊंगा तो कहीं ना कहीं आपका
जो भी कोई क्वेरी होगी, जो भी आपका कोई कमेंट्स होगा, जो भी आपके मन में कोई डाउट्स होगा, उसको अवश्य क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।